हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ टॉप 30 एमसीक्यूज डिस्कस करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर फॉर अपकमिंग यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस। तो प्यारे दोस्तों, एचआरएम का जो टॉपिक है, कॉमर्स मैनेजमेंट, दोनों ही एग्जामिनेशंस के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज हमने लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर सवाल डिजाइन किए हैं आपके लिए। पिछले 2-3 सालों के पेपर्स को एनालाइज किया, उसके बेसिस पे सवाल डिजाइन किए, एफर्ट काफी लगाए और आप इन सवालों में बिल्कुल मगन हो जाएंगे, खो जाएंगे। और इसीलिए स्टार्ट करने से पहले ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूं कि जनाब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद अपना जो सेशन है आप उसे स्टार्ट कीजिए। और आइए फटाफट से अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स की, मैनेजमेंट की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की, तो एवर स्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट पे आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। सभी कोर्सेज पे भी आपको एक्साइटिंग डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल जाएंगे। सारी डिटेल्स हमारी ऐप और वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दे दी गई है। लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ फीडबैक टेक्निक्स हैं और लिस्ट 2 में दिए गए हैं उनके फीचर्स। तो अगर हम फीडबैक टेक्निक्स की बात करें, 360 डिग्री फीडबैक, 720 डिग्री फीडबैक, सेल्फ अप्रेजल और पीयर फीडबैक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो 360 डिग्री फीडबैक तो आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में कि हर एक तरीके से, हर एक एंगल से एम्प्लॉय का जो अप्रेजल है वो करने वाले हैं। बट 720 डिग्री फीडबैक के अंदर आपका जो स्कोप है और ज्यादा वाइड हो जाता है। इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके रिव्यूअर्स हैं, उनको भी ऐड कर लिया जाता है। अगर हम सेल्फ अप्रेजल की बात करें, ये तो खुद का अप्रेजल हो गया, तो इसे सबसे पहले मैच कर लेते हैं सेल्फ इवेल्युएशन से। पीयर फीडबैक की बात करें तो इसमें तो सिंपली आपके जो कोलीग्स हैं, पीयर्स हैं, वही आ जाएंगे, तो इसे मैच कर लेते हैं असेसमेंट फ्रॉम कोलीग से। तो C4 और D1 की मैचिंग तो हमने यहाँ पे कर ली है और ये चीज हमें ऑप्शन 1 की तरफ लेकर जा रही है। 360 डिग्री फीडबैक को यहाँ पे मैच कर सकते हैं फीडबैक फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर से। और 720 डिग्री फीडबैक बन जाएगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल अप्रेजल। और इसीलिए सही आंसर यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलो, अरेंज द स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो देखते हैं कौन यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस को सही सीक्वेंस में अरेंज करता है। देखो, सबसे पहले क्या होने वाला है यहाँ पर, सबसे पहले हमारे पास की जाएगी, क्या की जाएगी, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाएगी इनमें से। फिर आपका टेस्ट वगैरह या इंटरव्यू वगैरह जो है वो यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। अब टेस्ट इंटरव्यू आपका एक बार हो गया, उसके बाद आपको जॉब ऑफर देने से पहले कुछ चीजें और कर ली जाती है। जैसे आपके रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक हो जाते हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाते हैं। देखो, मैं साथ साथ ना ऑप्शंस पे भी नजर डाले हुए हूँ। मैं देख रहा हूं कि बी और सी मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, तो और उसी के साथ डी ए आगे आ जाएगा और लास्ट में मेरा जॉब ऑफर यहाँ पे आएगा। और इसके अकॉर्डिंग मेरा जो आंसर बन रहा है ना, वो ऑप्शन नंबर 2 का बड़ी आसानी से बन जाता है। तो जब भी आप सवाल को रीड करें, साथ में ऑप्शंस पे नजर जरूर डाला करें, तभी आपका जो सही आंसर है उस पर आप पहुंच पाएंगे। चलिए, बारी है अगले सवाल की। यहाँ पे आपकी टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स दे रखी है और साथ में उनकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। तो इकोनॉमिक स्ट्राइक है, लॉकआउट है, सिंपथी स्ट्राइक है और वाइल्ड कैट स्ट्राइक है। देखो, इकोनॉमिक स्ट्राइक की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कारणों की वजह से होनी चाहिए। तो फटाफट से देखिए लिस्ट 2 के अंदर किससे मैच करें इसको। तो आपकी जो वेजेस और वर्किंग कंडीशंस है उससे मैच हो जाना चाहिए आपका इकोनॉमिक स्ट्राइक। लॉकआउट की अगर हम बात करें तो लॉकआउट में तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो बाहर लॉक कर देता है, मतलब अंदर लॉक कर देता है, एम्प्लॉइज बाहर खड़े रहते हैं, एम्प्लॉयर शट डाउन कर देता है अपने प्लांट को, फैक्ट्री को। और ये चीज हमें देखने को मिल रही है सेकंड वाले के अंदर। तो A4 और B2 की मैचिंग हमने यहाँ पे कर ली है, ये चीज ऑप्शन 1 के करीब हमें लेकर जा रही है। सिंपथी स्ट्राइक की बात करें तो किसी और यूनियन के साथ सिंपथी दिखाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपने स्ट्राइक कर दी। वाइल्ड कैट स्ट्राइक इज एन अनऑथराइज्ड स्ट्राइक विदाउट द अप्रूवल ऑफ द यूनियन। और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 का प्यारे दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है यहाँ पे हमारे पास और करनी है जो इनकी मैचिंग। सबसे पहले दिया हुआ है कैरियर प्लानिंग, फिर है कैरियर काउंसलिंग, फिर है कैरियर डेवलपमेंट और फिर है कैरियर इवेल्युएशन। तो फटाफट से एक बार लिस्ट 2 में पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शंस को और फिर मैचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सारी टर्म्स वैसे तो आपके कैरियर से ही जुड़ी हुई है। तो कैरियर प्लानिंग की अगर हम बात करें कि आप अपने कैरियर को प्लान आउट कर रहे हो कि किस तरीके से आप अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहोगे, तो ये चीज बेसिकली इसके अंदर आनी चाहिए।
काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग के अंदर आप बेसिकली गाइडेंस वगैरह लेते हो कि कैसे आपको अपने कैरियर में आगे जाना चाहिए, आप किसी से गाइडेंस लेते हो कैरियर डिसीजंस को लेकर, तो ये चीज आप 4 से मैच क्लियरली कर सकते हो। कैरियर डेवलपमेंट की बात करें कि आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए आपको जो स्किल्स वगैरह चाहिए वो उनके ऊपर काम कर रहे हो, तो वी कैन मैच इट विद सेकंड वन कि डेवलपिंग स्किल्स टू प्रोग्रेस इन अ कैरियर। कैरियर इवेल्युएशन की बात करें तो आप अपनी जो कैरियर को इवेल्युएट कर रहे हो कि आपने जो कैरियर के गोल्स वगैरह थे उनको कितना अचीव कर लिया है, कितना भी और मेहनत आपको करनी है, तो ये चीज आपकी थर्ड वाले से मैच हो जाएगी। और कैरियर प्लानिंग आपकी पर्सनल कैरियर गोल से मैच हो जाएगी। आपकी जो मैचिंग यहाँ पे प्यारे दोस्तों बनी है वो बनी है हमारे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 प्यारे दोस्तों यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द स्टेप्स इन द रीपेट्रिएशन प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। अभी रीपेट्रिएशन होता क्या है? देखो रीपेट्रिएशन का मतलब है, जैसे लेट सपोज ये हमारा एम्प्लॉय है, भारत के देश का रहने वाला है, इंडिया का बंदा है, और यूएसए में इसे किसी काम के लिए भेजा गया। वहां पे गया, वहां के साथ एडजस्ट हुआ, अपना काम पूरा किया, काफी समय इसने वहां पे लगाया, कुछ महीने कुछ साल हो सकता है लगाए हो। अब अपना वहां का काम खत्म करके वापस से ये इंडिया में आ रहा है, और ये जो वापस में इंडिया आ रहा है ना, इसे बोला जाता है रीपेट्रिएशन। अब वहां पे गया था, वापस से इंडिया आ रहा है, तो इंडिया में इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो क्या सीक्वेंस क्या प्रोसेस हमारी यहाँ पे रहेगी वो पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पे वो तैयारी करेगा इंडिया वापस आने की, फिर फिजिकली रीलोकेट कर लेगा, इंडिया वापस आ जाएगा, फिर थोड़ा समय उसका ट्रांजिशन पीरियड चलेगा, वो कंपेयर करेगा, अरे वहां पे तो मैं ऐसे करता था, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, और फाइनली वो इंडिया में वापस से री एडजस्ट हो जाएगा। देखो पहले तो एडजस्ट हुआ हुआ था, बट अभी वापस से री एडजस्ट वो इंडिया के अंदर कर लेगा। और ये हमारी जो सीक्वेंस बनेगी करेक्ट वाली, ऑप्शन नंबर 1 वाली जो सीक्वेंस है ना प्यारे दोस्तों, वो आंसर यहाँ पे आपका बनेगा। तो अगर आपने ये आंसर हमें बताया तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलो जी अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाइन विद स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो आज की डेट में एचआरएम से ज्यादा जरूरी हो चुका है स्ट्रेटेजिक एचआरएम। ये जो एस लग गया ना, इसने एचआरएम का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। देखो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है और यही आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएंगे, तो दिस एचआरएम हैज अ स्ट्रेटेजिक रोल टू प्ले इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहाँ पे कौन सी चीज इस एसएचआरएम से जुड़ी हुई नहीं है? एचआर पॉलिसीज को बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन करना है, बिल्कुल करना है। डेवलपिंग एम्प्लॉय स्किल्स फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बिल्कुल। कंडक्टिंग रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, तो रूटीन का एडमिनिस्ट्रेटिव काम ये स्ट्रेटेजिक एचआरएम के दायरे में नहीं आएगा, ये तो नॉर्मल कोई भी कर सकता है, इसे स्किप करते हैं। इंश्योरिंग एम्प्लॉय बिहेवियर्स मैच द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो बिल्कुल ये भी हमें यहाँ पे इंश्योर करना है। तो रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम स्ट्रेटेजिक एचआरएम के दायरे में नहीं आएगा। स्ट्रेटेजिक एचआरएम तो कुछ स्ट्रेटेजिक सी बढ़िया सी चीज बनी, रूटीन का काम इसके अंदर नहीं डालेंगे। ऑप्शन 3 का आंसर यहाँ पे आपका बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग का सवाल है, और यहाँ पे आपकी हॉफस्टेड कल्चरल डायमेंशंस थ्योरी की बात करी हुई है। और हमारे जो हॉफस्टेड जी थे उन्होंने कुछ कल्चरल डायमेंशंस की बात करी है कि हर एक कल्चर में हमें कुछ ऐसी डायमेंशंस देखने को मिल सकती हैं, और यहाँ पे आपको उनकी डिस्क्रिप्शन से मैच करना है। तो देखो अगर आपको ये ज्यादा मालूम भी नहीं है ना, आप एक बार डायमेंशन पढ़ोगे और डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, फिर भी मेरे हिसाब से मैचिंग आपकी बढ़िया तरीके से आसानी से हो जाएगी। जैसे लेट सपोज मैं पावर डिस्टेंस देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं पावर मेरे को यहाँ पे कहाँ देखने को मिल रहा है, सीधा सीधा मैं देख रहा हूं कि पॉइंट नंबर 2 में पावर मेरे को देखने को मिल रहा है कि लेस पावरफुल मेंबर्स जो हैं वो अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो इसको मैं सेकंड वाले से मैच कर सकता हूं, एक बार के लिए मैचिंग कर लेते हैं। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, तो इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म का मेरे को कुछ देखने को मिल रहा है। हाँ, इंडिविजुअलिज्म ये सेल्फ वाला आ रहा है और कलेक्टिविज्म ग्रुप वाला आ रहा है। तो इंडिविजुअलिज्म में सेल्फ रिलायंस वगैरह होगा और कलेक्टिविज्म में ग्रुप हार्मनी लॉयल्टी वगैरह आ जाएगा, तो इसे मैं 4 से मैच कर सकता हूं। और साथ साथ ऑप्शंस पे भी नजर डालूंगा तो सेकंड ऑप्शन से कहीं ना कहीं बात बनती हुई लग रही है। इसके बाद है मास्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये मेरे को कहीं स्पेशली तो लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, बट अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस को अगर मैं देखता हूं तो ये टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेनिटी तो सीधा सीधा ही लिखा हुआ है, तो डी को तो 1 से मैच कर ही लूंगा। तो मास्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी जो है वो मेरा किससे मैच हो जाएगा, वो थर्ड वाले से मैच हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि जो मेस्कुलिन होते हैं अचीवमेंट, हीरोइज्म और मटेरियल रिवॉर्ड्स की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, और फीमेल्स थोड़ी रिलेशनशिप्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ इंक्लाइंड रहती हैं। तो यहाँ पे हमारी जो मैचिंग बनने वाली है वो बिल्कुल बन जाती है ऑप्शन नंबर 2 वाली। तो आसानी से, आपको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है तो भी आप मैचिंग कर सकते हैं अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ रहे हैं।
चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है मैथ्स द फॉलोइंग का। लिस्ट वन लिस्ट टू हमें दे दी गई है, और लिस्ट वन में आपके कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल से जुड़े हुए मेथड हैं, और लिस्ट टू में दी गई है उनकी डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हमें दे रखा है जी ग्राफिक रेटिंग स्केल। तो ग्राफिक रेटिंग स्केल की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए यहाँ पे हम अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको एक ग्राफिकल स्केल पे, एक न्यूमेरिकल स्केल पे रेटिंग असाइन करते हैं अलग अलग ट्रेड्स के ऊपर, और ये चीज हमारी 4 से मैच हो जाती है। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड की अगर हम बात करें तो पेयर्ड कंपैरिजन मेथड के अंदर आप अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको कंपेयर करते हैं, वन ऑन वन बेसिस पे कंपेयर करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, और फिर उनको अप्रेज करते हैं। तो ये सेकंड से मैच होती है। क्रिटिकल इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जो है कुछ उनके जो क्रिटिकल एग्जांपल्स होते हैं या कुछ उनके ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें आपने देखा हो कि कैसे एम्प्लॉय ने बिहेव किया, उसके अकॉर्डिंग उनका अप्रेजल होता है, और ये चीज आपको ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 में देखने को मिल रही है। और फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर तो आप फोर्स करते हैं कि आपको जो एम्प्लॉइज हैं उनको यहाँ पे रेट करना है, और कुछ एम्प्लॉइज को अच्छे कैटेगरी में डालना है, कुछ को नीचे वाले में भी डालना है। तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपका जो पूरा रेटिंग है एम्प्लॉइज का वो किया जाता है। और अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर मेरा कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 प्यारे दोस्तों, मेरा जो आंसर है वो सीधा सीधा यहाँ पे बन जाएगा। चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नॉट ट्रू? परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन री इन्फोर्स अथॉरिटी रिलेशंस एंड डिपेंडेंसी। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर आपकी अथॉरिटी आपको देखने को मिलती है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू डिटरमाइन प्रमोशंस एंड फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन अनबायस्ड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशंस। इट कैन बी यूज्ड टू असेस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो अगर आपने सवाल को ध्यान से पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से आपने आंसर पकड़ लिया होगा। देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूं जब भी ऑलवेज वाला वर्ड किसी ऑप्शन में आ जाए ना तो आपकी नजर उस पर चली जानी चाहिए कि उसमें गड़बड़ हो सकती है, और यहाँ पे इसी में गड़बड़ है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में जरूरी नहीं है कि हमेशा अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशंस होंगे, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है जी यहाँ पे मैचिंग का, और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखे हैं। लिस्ट 1 में आपके कुछ एचआर के मॉडल्स हैं, और लिस्ट 2 में दे रखे हैं आपके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। मैचिंग मॉडल है, इन्फ्लुएंशियल मॉडल है, और उसके बाद है 5 पीस मॉडल। देखो, अगर मैं बात करता हूं मेरे सबसे पहले मॉडल की जो कि है मैचिंग मॉडल, तो मैचिंग मॉडल के अंदर कुछ मैचिंग होनी चाहिए। आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता, फिर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचें कि कुछ मैचिंग होनी चाहिए, कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स के सिस्टम्स हैं उनको मैच करें, उनको अलाइन करें आपके बिजनेस गोल्स के साथ। तो ये आपको सेकंड में देखने को मिल रहा है। इन्फ्लुएंशियल मॉडल की अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंशियल मॉडल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, इसे एक बार छोड़ के 5 पीस मॉडल पे आ जाओ, ये सीधा सीधा मैच हो जाएगा। क्योंकि आप पॉइंट 1 देखेंगे, इसमें 5 पीस क्लियरली दे रखे हैं, पर्पस, प्रिंसिपल, प्रोसेस, पीपल एंड परफॉर्मेंस। तो ये सीधा सीधा 1 से मैच हो जाएगा। तो बचता है आपके पास बी, और इधर बचता है आपका 3। तो इन्फ्लुएंशियल मॉडल को आप मैच कर सकते हो कि यहाँ पे एम्प्लॉय वेलबींग, कमिटमेंट, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, इनके ऊपर फोकस जो है वो यहाँ पे रहेगा। तो A2, B3, C1 ऑप्शन नंबर 1 क्लियरली बिकम्स अवर आंसर। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी है जी। और अगर मैं बात करता हूँ मेरी लिस्ट 1 की, तो लिस्ट 1 में आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स दे रखे हैं। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, चेकलिस्ट मेथड है, ऐसे मेथड है, और फील्ड रिव्यू मेथड आपका यहाँ पे दे रखा है। तो अगर मैं बात करूं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की, बताइए किससे मैच होगा? देखो जी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट प्राइमरीली सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज किया जाता है, और इसीलिए आप इसे 3 से मैच कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं चेकलिस्ट मेथड की, तो एक चेकलिस्ट बनाई जाती है, एक सीरीज होती है येस नो क्वेश्चंस की, जिसके बेसिस पे इवैल्यूएशन किया जाता है। अगर ऐसे मेथड की बात करें तो पूरा नैरेटिव डिस्क्रिप्शन होगा, एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा एम्प्लॉय का, तो 1 से मैच कर सकते हैं। फील्ड रिव्यू मेथड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सेकंड ही बचता है। एक न्यूट्रल प्रोसेस है विच इज कंडक्टेड बाय द एचआर डिपार्टमेंट, और इससे मेरी जो मैचिंग है वो क्लियरली ऑप्शन नंबर 1 की प्यारे दोस्तों यहाँ पे बन जाती है। चलो जी अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एचआर एक्टिविटी एज डिफाइंड बाय मॉर्गन इन इंटरनेशनल एचआरएम? तो भाई सीधा सीधा पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी चीज इंटरनेशनल एचआरएम के दायरे में नहीं आएगी। मॉर्गन का नाम डाल दिए, बट आप सवाल को थोड़ा सा जनरली ही समझने की कोशिश करो अगर आपको मॉर्गन के बारे में नहीं पता। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, मैनेजिंग एम्प्लॉय रिलेशंस, डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखो एचआरएम के दायरे में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आएगा, इंटरनेशनल में भी आएगा, एम्प्लॉय रिलेशंस भी एचआरएम के दायरे में आएंगे, ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी आएगा। डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज, ये
एचआरएम के दायरे में आएगा या नहीं आएगा ये थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एचआर की बात नहीं कर रखी है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी बनाने की बात कर रखी है, थोड़ा सा प्लानिंग से ज्यादा जुड़ा हुआ है रेदर देन एचआरएम। तो आप इसे यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं और ये आपका जो आंसर है यहाँ पे क्लियरली आसानी से बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आई एम होपिंग कि आप बहुत जल्दी से मेरे साथ साथ आंसर्स दे रहे हैं मेरे को, और इसका आंसर भी आपको फटाफट से देना है जी। लिस्ट 1 में आपकी कुछ डायमेंशंस हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, और लिस्ट 2 में दे रखी है आपको उनकी डिस्क्रिप्शन। तो आपको मैच करना है जी। देखते हैं कौन मैच करता है। सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज की बात कर रखी है, फिर कमिटमेंट है और फिर कल्चर है। कॉम्पिटेंसी बेसिकली आपकी एबिलिटी से जुड़ी होती है कि आपके पास एबिलिटी है कि काम को अच्छे से कर पाएंगे। कमिटमेंट मतलब कि आप कितना डेडिकेटेड है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। और कल्चर की बात करें तो इसके अंदर आपके शेयर्ड वैल्यूज और प्रैक्टिसेस बिल्कुल आ जाते हैं। सीधी सीधी मैचिंग बन रही है A1 B2 C3, और आंसर मेरे पास इसीलिए बन जाता है ऑप्शन नंबर 1 का सीधा सीधा आंसर यहां पे बन जाता है। चलो अगला सवाल है जी, अरेंज द स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। रिक्रूटमेंट का मतलब आप समझते हैं जी। रिक्रूटमेंट में यहाँ पे हम जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हो सकते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अपना आवेदन दे दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो अब स्टेप्स हमारे क्या क्या यहाँ पे रहने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपनी रिक्रूटमेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे किस तरीके के लोग चाहिए, किस काम के लिए लोग चाहिए। उसके बाद आप जो है कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करोगे कि आइए अप्लाई कीजिए। फिर कैंडिडेट्स की छटनी करोगे, स्क्रीनिंग करोगे, और फिर फाइनली सेलेक्ट कर लोगे। बहुत ही आसान है, वेरी वेरी इजी। और ये आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन सी है प्यारे दोस्तों, जिसमें आपको ये देखने को क्लियरली मिल रहा है। चलो अगला सवाल है लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे दी है जी। सर आपने काफी सवाल डाल दिए मैच द फॉलोइंग के। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में तो मैच द फॉलोइंग के भरपूर सवाल आते हैं, और आज हमने भी कोई कसर कोई कमी नहीं छोड़ी है। सबसे पहले आपको दे रखा है जॉब इनरिचमेंट, फिर है जॉब रोटेशन, फिर है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और फिर है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब जो ऑप्शन आपको बड़ी आसान लग रही है ना, सबसे पहले उसी को मैच कर लेना चाहिए। देखो अगर मैं देखता हूं यहाँ पे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और मैं देखता हूं एम्प्लॉय ग्रीवियंस मैनेजमेंट, मुझे सीधा सीधा मैचिंग दिख जाती है। तो मैं पहले डी को 1 से मैच कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं बाकियों पे नजर डालता हूं। फिर मैं देखता हूं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कि ट्रेनिंग हम एम्प्लॉयज को क्यों देते हैं, क्या मकसद रहता है, स्किल्स के रिगार्डिंग देते हैं, तो 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, अभी छोड़ते हैं। जॉब रोटेशन की तरफ जाते हैं। जॉब रोटेशन में फोकस रहता है कि एम्प्लॉयज को मल्टीपल स्किल मिल जाए, ये वाला काम भी सीख ले, वो वाला काम भी सीख ले, हर चीज सीख ले, और ये मल्टी स्किलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो D1 है और B4 है, और इसी से मैं ऑप्शन बी की तरफ तो पहुंच ही चुका हूं। जॉब एनरिचमेंट करते हैं एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को एनहांस करने के लिए, और ट्रेनिंग प्रोग्राम फिर आपका स्किल एनहांसमेंट के लिए आ जाएगा, और क्लियरली हमारे जो मैचिंग है ऑप्शन नंबर बी की प्यारे दोस्तों बन जाएगी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इनमें से क्या नहीं आने वाला है जी? अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी। तो आज की डेट पे हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने अलाइन किया है, स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन किया है। फोकस ऑन शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल गोल्स, ये शॉर्ट टर्म वाली चीजें आ जाती है ना, गड़बड़ क्रिएट करते हैं। स्ट्रेटेजिक एचआरएम एक लॉन्ग रन का टूल है, लॉन्ग टर्म का टूल है, तो अभी इसको स्किप करते हैं। लॉन्ग टर्म पीपल मैनेजमेंट इश्यूज बिल्कुल आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एचआर पॉलिसीज विद बिजनेस स्ट्रेटेजी, ये भी बिल्कुल आएगा। तो देखो जी, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल गोल्स की आजकल में क्या काम किया जाने वाला है, ये चीज स्ट्रेटेजिक एचआरएम से जुड़ी हुई नहीं है। ये चीज तो आपका नॉर्मल कोई भी मैनेजर कर लेगा। स्ट्रेटेजिक एचआरएम अगर आप बात कर रहे हो तो आपको कुछ बड़ी बड़ी चीजें करनी है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज अचीव हों, कैसे उसे हम अपने स्ट्रेटेजीज को एचआरएम के साथ लिंक कर दें, तो ये सब चीजें आएंगी। ऑप्शन नंबर बी को यहां पे आप हटा सकते हैं और वही आंसर यहां पे आपका बनेगा। चलो जी अगला सवाल, आइडेंटिफाई द अप्रोच टू एचआरएम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बताइए जी कौन सी अप्रोच की बात हो रही है? रिएक्टिव इन नेचर, रिएक्टिव की बात हो रही है, प्रोएक्टिव की बात नहीं हो रही। रिएक्टिव यानी कि बाद में काम करता है। फोकस इज ऑन एम्प्लॉय रिलेशंस, और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आया, लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव नहीं आया। तो आज की डेट के अगर हम एचआरएम की बात करें, मॉडर्न की बात करें, तो भैया यहाँ पे तो हमारा जो एचआरएम है उसका लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव हो चुका है, प्रोएक्टिव हो चुका है। तो ये तो चीजें बता रहे हैं ना, ये आज के एचआरएम की तो नहीं है, ये पुराने कन्वेंशनल एचआरएम की होंगी, और इसीलिए मेरा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी का प्यारे दोस्तों वो बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है,
arrange the following steps in the human resource planning process in the proper sequence, in the correct order. तो आइए देखते हैं क्या मैचिंग यहाँ पे हमारे पास बनने वाली है. सबसे पहले दिया हुआ है forecasting demand for human resources, फिर है assessing the current supply of human resources, फिर है developing strategies to balance demand and supply, और फिर है monitoring and evaluation. देखो जब भी हमारा कोई अरेंज वाला सवाल आता है ना, उसमें जनरली सबसे लास्ट में ही मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन की बातें करी जाती हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, सबसे पहले डिमांड फॉरकास्टिंग और करंट सप्लाई आना चाहिए कि पहले आप देख लो आपके पास करंट कितने अवेलेबल है और कंपेयर कर लो कि आपकी डिमांड कितनी है. फिर आप स्ट्रेटेजी बनाओ कि कैसे डिमांड सप्लाई को बैलेंस करोगे, कैसे एक्सेस डिमांड जो है आपकी उसे आप मीटअप करोगे, और लास्ट में मॉनिटरिंग इवेल्युएशन आएगा. तो अगर आप सीक्वेंस बनाने की कोशिश यहां पे करोगे प्यारे दोस्तों, तो ये क्लियरली मेरे पास ऑप्शन नंबर ए जो है ना उसकी सीक्वेंस बन जाएगी. ऑप्शन 1 मेरे पास जो है वो आंसर यहां पे बनेगा. चलो अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ जॉब इवेल्युएशन इन एचआरएम. अब देखो ये सारी टर्म्स के मीनिंग क्लियर होने चाहिए. जॉब इवेल्युएशन का मतलब है कि आप जॉब को इवेल्युएट करो कि इस जॉब पे करने वाले का क्या रेम्यूनरेशन वगैरह होना चाहिए, इस जॉब की कितनी अहमियत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस चीज को आप देखो. आप एक्चुअल में एम्प्लॉय जो काम कर रहे हो उसको नहीं देख रहे हो, आप उस जॉब को देख रहे हो. तो यहां पे हमारा प्राइमरी फोकस रहता है डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कॉन्फ्लिक्ट और रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजीज नहीं है डायरेक्टली प्राइमरी फोकस. प्राइमरी फोकस है रिलेटिव वर्थ को डिटरमाइन करना, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का प्यारे दोस्तों यहां पे सीधा सीधा बन जाएगा. आई होप आपने आंसर मेरे से पहले यहां पे जरूर दे दिया होगा. चलो अगला सवाल है जी यहां पर, और लिस्ट 1 लिस्ट 2 आ गई है, और कुछ आपको कुछ कंपोनेंट्स देखने को मिल रहे हैं, आपको मैच करना है उनके डिस्क्रिप्शन से. सबसे पहले बात की जा रही है जॉब स्पेसिफिकेशन की. देखो जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि जो बंदा इस काम को करेगा उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस यहाँ पे होनी चाहिए. और ये चीज हमें कौन से में देखने को मिल रही है, लिस्ट 2 के अंदर. आप खुद बताइए किस में देखने को मिल रही है. सर सीधी सीधी ये तो 1 वाले में ही देखने को मिल रही है. जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे जॉब को डिस्क्राइब करते हैं कि इस जॉब के अंदर क्या टास्क है, ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और ये सीधा सीधा 2 के अंदर देखने को मिल रहा है. जॉब इवेल्युएशन अभी हमने डिस्कस किया, इट मींस डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ अ जॉब, रिलेटिव वर्थ निकालना चाहते हैं. फिर है जॉब डिजाइन. तो जॉब डिजाइन का मतलब है कि कैसे आप अपनी जॉब को डिजाइन कर रहे हैं, कैसे उसके अंदर जो टास्क होने वाले हैं उनको स्ट्रक्चर कर रहे हैं. तो सीधी सीधी मैचिंग ही बन गई. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे प्यारे दोस्तों आंसर मेरा सीधा सीधा बन जाता है. चलिए तो प्यारे दोस्तों बारी है अगले सवाल की, और ये वाला जो सवाल है वो असर्शन रीजनिंग से जुड़ा हुआ है. और असर्शन यहाँ पे हमें दे रखी है, जॉब एनरिचमेंट इन्वॉल्व्स एडिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अ जॉब टू इंक्रीज इट्स सिग्निफिकेंस. और रीजन दे रखा है, जॉब एनरिचमेंट इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग. अब देखो अगर मैं बात करूं जॉब एनरिचमेंट की, तो यहाँ पे बिल्कुल आप कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देते हैं जॉब को और ज्यादा एनरिच करने के लिए, उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ाने के लिए. और यहाँ पे आप जो चीजें डालते हैं वो जनरली आपके हायर लेवल पे, हायर जो आपकी पोजीशन होती है उससे कुछ चीजें उठा के अपनी जॉब में डाल देते हैं, उसको एनरिच कर देते हैं. तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल, वर्टिकल मतलब ऊपर के लेवल से. तो हॉरिजॉन्टल वर्ड ने गड़बड़ क्रिएट कर दी है. असर्शन तो सही है बट रीजन सही नहीं है. आंसर ऑप्शन सी बनता है, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल जॉब लॉडिंग होती है ना कि हॉरिजॉन्टल जॉब लॉडिंग. आई होप आप इस चीज को यहाँ पे जरूर पकड़ पाए होंगे. चलिए अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन जॉब एनालिसिस इन करेक्ट सीक्वेंस. तो जॉब एनालिसिस के स्टेप्स को आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है जी. तो क्या क्या करने वाले हो, डाटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन रिव्यू करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन, फिर जॉब स्पेसिफिकेशन, ऐसी आपको यहाँ पे सीक्वेंस दे रखी है. और मुझे लग रहा है कि इस सीक्वेंस में कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं. ऑप्शंस की अगर मैं नजर डालूं तो ए वाला पॉइंट ए बी सी डी सीधा एज इट इज ऐसे ही लिख रहा है, और मेरे हिसाब से ऐसे ही कहानी चलनी चाहिए. और ऑप्शन नंबर ए ही मेरा जो आंसर है वो यहाँ पे बिल्कुल बनना चाहिए. आई होप आपको भी इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी. चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब इवेल्युएशन. देखो ये नॉट वर्ड ना अक्सर एग्जामिनर सवालों में डालता है, और ये नॉट वर्ड को पढ़ने में गड़बड़ हो गई, दिक्कत हो गई तो सवाल पूरा का पूरा पलट जाता है. डिटरमाइनिंग इक्विटेबल वेज स्ट्रक्चर, तो ये तो बिल्कुल डिटरमाइन करना है. इंप्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, अरे बाप रे बाप, देखो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जॉब इवेल्युएशन में आएगी कि नहीं आएगी, फटाफट से बताओ, उतने आगे बढ़ता हूं. एस्टेब्लिशिंग इंटरनल पे इक्विटी, तो देखो हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो जॉब्स हैं उनके अंदर पे इक्विटी होनी चाहिए. पे रिलेटेड ग्रीवियंसेस को भी रिड्यूस करना चाहते हैं.
अब एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो है ना, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के दायरे में आता है, ना कि जॉब इवेल्यूएशन में। जॉब इवेल्यूएशन में फोकस रहता है जॉब के ऊपर, ना कि जॉब को करने वाले के ऊपर। और इसीलिए मेरा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों यहाँ पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखे हैं, और लिस्ट 1 के अंदर बेसिकली जॉब इनरिचमेंट के कंपोनेंट्स दे रखे हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन से आपको यहाँ पे मैच करना है। सबसे पहले दे रखा है आपको टास्क सिग्निफिकेंस। टास्क सिग्निफिकेंस का मतलब है कि आप अपनी जॉब को इनरिच करके ऐसे टास्क डालो जो सिग्निफिकेंट है, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और अगर आप ये चीज को मैच करने की कोशिश करें लिस्ट 2 के अंदर, तो ये आपको सीधी सीधी देखने को मिल रही है पॉइंट नंबर 2 के अंदर, कि ऐसे टास्क डालो जो गोल से जुड़े हुए हैं। टास्क वेराइटी, आप वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज डाल दो आप अपनी जॉब के अंदर। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब होता है फ्रीडम दो, कंट्रोल दो एम्प्लॉयज को अपने कामों के ऊपर। फीडबैक आपका, कि आपको क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाए आपकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, आपको प्रॉपर फीडबैक बेसिकली यहाँ पे मिल जाए, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। और आपकी जो मैचिंग है प्यारे दोस्तों, वो सीधा सीधा यहाँ पे बनती है ऑप्शन नंबर 1 की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलो अगला सवाल, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जॉब एनालिसिस। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. It focuses solely on the skills of employees. It involves studying task responsibilities in work environment. It aids in recruitment and selection process. तो आई होप आपने आंसर आइडेंटिफाई कर ही लिया। देखो सोलली स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय पे फोकस नहीं होता, यहाँ पे जॉब के ऊपर भी फोकस होता है और एम्प्लॉयज के स्किल्स के ऊपर भी फोकस होता है। तो सोलली वाले वर्ड के कारण ना दिक्कत हो गई, और इसीलिए मेरा जो आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का इनमें से कौन सा फायदा कौन सा एडवांटेज नहीं है। जॉब रोटेशन आई होप आप समझते हैं कि एक बंदे को पहले कोई और काम दिया, फिर किसी और सीट पर बिठाया, सेम लेवल की जॉब्स पे ही उसे रोटेट करते रहते हैं। एम्प्लॉय का बोर्डम यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। एम्प्लॉय स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होगी या नहीं होगी बताइए। स्किल डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी। एम्प्लॉय को हायर रोल्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं क्या। तो देखो जी, आप एम्प्लॉय को हायर रोल्स के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसे पता होगा कि कौन सी जॉब पे क्या क्या काम होता है, कल को हायर मैनेजरियल रोल भी ले सकता है। उसके स्किल्स बढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग कामों को सीखेगा तो स्किल्स बढ़ेंगे। बट स्पेशलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि आप एक काम को लेकर स्पेशलिस्ट नहीं हो रहे हैं। आपने एक काम सीखा, उसमें स्पेशलाइजेशन की बजाय आप दूसरे काम की तरफ चले गए, दूसरे से फिर तीसरे पे चले गए, तो एक में स्पेशलिस्ट नहीं है आप सारे कामों को कर लेते हैं, बट किसी में भी स्पेशलाइजेशन आपको नहीं दी जा रही है। और इसीलिए करेक्ट आंसर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का प्यारे दोस्तों बनेगा। चलो जी अगला सवाल, स्टेटमेंट 1 दे रखी है, कंपनसेशन पॉलिसीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो आप कितना कंपनसेशन देने वाले हो, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स भी डिटरमाइन करेंगे, और कुछ एक्सटर्नल बाहर के फैक्टर्स भी डिटरमाइन करेंगे। इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड लेबर मार्केट कंडीशंस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। देखो जो आपकी लेबर मार्केट की कंडीशंस है वो इंटरनल कैसे हुई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंटरनल कैसे हुई, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएंगे। और इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 तो हो जाती है गलत, स्टेटमेंट 1 केवल सही होती है। और इसी से हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए का क्लियरली यहां पे बन जाता है। चलो अगला सवाल है, which of the following is not a characteristic of competency based pay। तो competency based pay का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यहां पे नहीं है। एम्प्लॉइज आर पेड बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड नॉलेज, तो आपकी स्किल्स के कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे पेमेंट होती है। पे इंक्रीजेस आर लिंक्ड टू जॉब टाइटल्स। इट encourages skill development and flexibility. Employees are rewarded for the depth and breadth of their skills। अब देखो यहाँ पे आप सभी ऑप्शंस को एक बार रीड कीजिए, सोचिए आंसर क्या होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेमेंट के अंदर आपकी पेमेंट आपकी स्किल्स, कॉम्पिटेंसी, नॉलेज के बेसिस पे होनी चाहिए, और ये सारी चीजें हमें ए, सी और डी में देखने को मिल रही है। बी वाला पॉइंट आपको कह रहे हैं कि आपकी जॉब के टाइटल के हिसाब से आपका पे इंक्रीज हो जाएगा। हम ये नहीं देखेंगे कि कॉम्पिटेंसी है कि नहीं है, हम ये देखेंगे कि आपको जॉब टाइटल कौन सा मिला हुआ है। ये चीज गलत हो जाती है, और इसीलिए आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर बी जो है प्यारे दोस्तों वो बन जाता है। चलिए तो प्यारे दोस्तों भी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगले सवाल के अंदर हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं कंपनसेशन के, और उनकी डिस्क्रिप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है फिक्स्ड पे।
तो आपको कुछ फिक्स्ड पे मिलती है, कुछ फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलता है, जिससे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है कि आपकी बेसिक जरूरतें तो पूरी हो ही जाएंगी। और ये चीज लिस्ट 2 के अंदर हमें देखने को कहां पे मिल रही है, फटाफट से बताओ। ये देखने को मिल रही है पॉइंट नंबर 2 के अंदर, वेरिएबल पे। वेरिएबल पे आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे होने वाली है कि आपने परफॉर्म अच्छा किया तो ज्यादा वेरिएबल पे मिल जाएगी। फ्रिंज बेनिफिट्स, तो फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब आपको कुछ पर्क्विजिट्स वगैरह मिल जाते हैं, इंश्योरेंस वगैरह फैसिलिटी, नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स इसमें आप डाल सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग की आपको कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में भी कुछ शेयर मिलता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है प्रॉफिट्स का भी कंपनी का आपकी तरफ, और ये चीज हमें देखने को मिल रही है 4 के अंदर। सीक्वेंस अगर आप बनाएं तो ये क्लियरली ऑप्शन नंबर ए की सीक्वेंस यहां पे बन जाती है, ऑप्शन ए आपका आंसर प्यारे दोस्तों हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों बारी है आखिरी सवाल की, और ये सवाल है मैच द फॉलोइंग वेज थ्योरीज विद देयर प्रोपोनेंट्स। तो कौन सी वेज थ्योरी आपको किसने दी थी, ये इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको दे रखी है वेज फंड थ्योरी। तो वेज फंड थ्योरी हमारी जुड़ी है एडम स्मिथ से। फिर है सरप्लस वैल्यू थ्योरी, और ये थ्योरी प्यारे दोस्तों कार्ल मार्क्स ने हमें दी थी। रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी जो आपकी जुड़ी हुई है, ये आपकी जुड़ी है फ्रांसिस वॉकर से। और सब्सिस्टेंस थ्योरी आपकी जुड़ी है डेविड रिकार्डो से। और हमारी जो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे बन जाती है प्यारे दोस्तों, वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की जो है मैचिंग बन जाती है, और ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टॉप एमसीक्यूज के ऊपर। ये सवाल हमने जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके बेसिस पर डिजाइन किए, पिछले 2-3 सालों के जो सवाल आ रखे हैं पेपर के अंदर उन्हीं को एनालाइज किया, उन्हीं के बेसिस पे और सवाल आपके लिए क्रिएट किए, ताकि आपकी लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग बढ़िया सी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाए। और आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा प्यारे दोस्तों तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके जो लाइक्स है उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, और ऐसे और सेशंस हम लेकर आते रहेंगे। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को फिर कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।